आज देश में लोकतंत्र का सबसे कहे तो बड़ा पर्व है क्योंकि यहाँ पर हो रही है उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग। और आपको बताएं कि अपने अपनी तरफ से चाहे एनडीए गठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए, तो वहां पर अपने अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। हालांकि पहले आपको थोड़ा सा एक इतिहास जरूर हम बता देते हैं कि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार सामने है उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, और जो महागठबंधन की तरफ से जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार उतारे गए हैं उनका नाम है वी सुदर्शन रेड्डी। लेकिन आपको ये थोड़ा सा ये बता दें कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं इसमें ज्यादातर देखने को ये मिला है कि जितने भी यहाँ पे विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पर उनको जीतने का मौका या हाथ नहीं लग पाए। तो क्या इस बार गेम पलट पाएगा, नहीं पलट पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें देखा जाता है कि क्रॉस वोटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। व्हिप आप जारी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में जो आंकड़ों का हेर फेर है वो हो सकता है कि कोई दूसरे गठबंधन के लोग किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए वोट कर दे। तो इस वजह से ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हमारे साथ तमाम साथी हैं जो सुबह से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष ब्रह्मचारी हैं। आशीष, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष का पलड़ा कभी भारी नहीं रहता, इस बार क्या गेम ओवर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में फिलहाल एनडीए की पक्ष में ही जो है बताई जा रही है। इस चीज को समझना होगा, जो अब हमारा अपर हाउस है, लोअर हाउस है, दोनों को मिला करके 798 सीट जो है वो बता दें 781 सीटें हैं, और इसमें से 13 ऐसे हैं जो अभी न्यूट्रल रहने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में पलड़ा जो भारी है फिलहाल एनडीए का दिखता हुआ नजर आ रहा है। और आप इस चीज को समझिए कि जो बीजेडी है, फिर उसके बाद शिरोमणि अकाली दल है, इन लोगों ने अपना स्टैंड जो है वो कांग्रेस की तरफ भी, मतलब इंडिया ब्लॉक की तरफ भी नहीं दिखाया है। और बीजेपी बड़ी चालाकी से कह रही है कि हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जब ये वोटिंग उन लोगों की ओर नहीं जाएगी, ये न्यूट्रल वोट देंगे या फिर किसी थर्ड पर्सन को देते हैं, तो फिर बढ़िया उनको, बीजेपी को फायदा होने जा रहा है इसमें। इसी के साथ आपको बता दें कि जो 5 सीटें हैं राज्यसभा में वो फिलहाल वेकेंट है, और 1 सीट लोकसभा की वेकेंट है। तो ऐसे में तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में ये जा रहा है। और इससे पहले भी तमाम बातें चली हैं कि हम बदल देंगे, लेकिन जानती हैं आपकी इंडिया ब्लॉक जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है इस समय, और इसका फायदा बीजेपी जो है वो हटाएगी। हालांकि मोनिका, इस बार एक चर्चा ये भी है कि जगदीप धनखड़ को हटाया क्यों, तो इसको लेकर के भी कई ये कोशिश, क्या ऐसा लग रहा है कि क्या एनडीए के गठबंधन में, गुट में इस बात को लेकर नाराजगी हो सकती है? नहीं, नाराजगी नहीं। देखिए, विपक्ष ने भुनाने की खूब कोशिश की कि तमाम लोग जो है वो एकजुट हो जाएं, कुछ क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन वो चीज बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है वो अपने अलायंस के साथ इस तरीके से रहती है, और क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है वो पुराना ऐसा ही रहा है, तो इस वजह से चांसेस हैं इनके कि ये लोग एकजुटता के साथ आ ही रहे हैं। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब पहला अपना वोट कास्ट कर रहे थे तो उस टाइम जो बॉडी लैंग्वेज था, बिल्कुल वो साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से एक जो बड़ा नेता है वो सामने आता है। और मुझे तो लगता है कई विपक्ष के लोग कहीं मोटिवेट होकर के न डाल दें बीजेपी को। क्रॉस वोटिंग की जब लगातार बात करें, क्योंकि पता है कि पलड़ा कहाँ भारी है, वोटिंग कहाँ जा रही है। हमारे साथ आशीष दुबे भी हमारे सहयोगी हैं। आशीष, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो एनडीए ने अपना उम्मीदवार जो उतारे हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंडर दें हमारे दर्शकों को। ये वही हैं जिनको लोग अक्सर एक जमाने में कहा करते थे कि बीजेपी के युवा नेता, और ये वो युवा नेता हैं जो कभी एक बिजनेसमैन भी कहलाते थे। तो जो एक बिजनेसमैन होता है वो अपनी जिंदगी का रुख हमेशा बदल कर चलता है। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस से काफी लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। और मैं यही बोलने वाला था कि जो आरएसएस एक संस्था है ना, आरएसएस में जुड़ने के बाद तो आदमी का व्यवहार ऐसे ही बदल जाता है। और ऊपर से आज की जो सियासत है, 2025 को सियासत है भारत की, उसने अपनी सीमा को ही बदल दिया है, उसने अपनी दिशा बदल दी है। आशीष ने बिल्कुल सही कहा कि उनको क्यों हटाया गया, जो हमारे लास्ट थे साथ में, उनको क्यों हटाया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल उसको छोड़ते हुए अभी मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का देख रहा था, जिस तरीके से उन्होंने अभी वोट किया है, ये दिखा भी सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए, अभी उन्होंने वोट डाला है, और इस वोट डालने के बाद उनके चेहरे पे जो मुस्कान है, और जो उनके आसपास लोग हैं वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अब क्या। लेकिन जो एनडीए का अभी जो गठबंधन बन रहा है, और एनडीए की तरफ जितना लोगों का रुझाव दिख रहा है, एनडीए को लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर कोई एक मोर्चा निकाल कर, एक यात्रा निकाल कर ये दोबारा साबित करना पड़ेगा कि इसमें भी वो गलत साबित हो गए, और कहीं ना कहीं जो है अपने लिए वो एक बड़ा सवाल छोड़ रहे हैं मोदी। और देखिए, जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आशीष भी कह रहे थे कि इतने कॉन्फिडेंट होकर वो सामने आए हैं। खास तौर से बात की जाए कि जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, तो एक कहें तो एक लीडर के तौर पर, जैसे आपने कहा कि एनडीए को लीड करते हुए वो सामने आए
हैं, जितने तमाम जो आंकड़े हैं फिलहाल इस वक्त हम अगर बात करें तो वो अभी फिलहाल एनडीए के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पे पता है कि किसका पलड़ा भारी है। अंक गणित की भी अगर बात की जाए तो अंक गणित में एनडीए काफी ज्यादा आगे है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अपने उम्मीदवार जताए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र की हम इसे खूबसूरती ही कहेंगे कि शायद आपको नतीजे पता है लेकिन उसके बाद भी आपके उम्मीदवार आप उतार रहे हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार की हम जो बात कर रहे हैं उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं, काफी न्याय प्रिय रहे हैं, तो और काफी साफ छवि वाले रहे हैं। तो ऐसे में और दोनों आते हैं कर्नाटक से ही, तो ये भी कोई गेम है इस बारी? नहीं, बिल्कुल इस चीज को समझिए कि कांग्रेस को जो है ना इस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं उस पर कहीं ना कहीं चलने की कोशिश करती है। हालांकि भले ही उनका तरीका अलग हो, उनके नेता अलग हो, मगर ब्लूप्रिंट पर चलने की कोशिश जो है वो रहती है। और बीजेपी बहुत सोच समझ करके उनको उतार रही है, अगर उतार भी रही है तो उसके पीछे बहुत सारे वजह होंगे। और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, एक अपने आप को स्थापित करने के लिए उस तरीके से काम कर रही है। आप अभी आंकड़ों की बात कर रही थी, नंबर्स की, मैं आपको बताने की कोशिश करूं, 394 जो है वो कम से कम चाहिए किसी भी एक कैंडिडेट को जीतने के लिए। और ये आंकड़ा जब लोकसभा की ही बात की जाए उसमें ही बीजेपी और उसके एलीज जो हैं वो मिलकर के इसको काफी हद तक कवर कर देंगे। तो फिर आप राज्यसभा की तो बात ही मत करिए। एक तरीके से लोकसभा में ही अगर देखें तो सारे एनडीए के जो एलीज हैं वो एक साथ मिलकर के इसको काफी हद तक काउंटर कर देंगे। वहीं पर फुल एंड फाइनल हो जाएगा पूरे उसका वोट। मोनिका जी एक बात देखिए, कांग्रेस जो है जब जब वोटिंग का सवाल उठा, एक मुद्दा बड़ा चर्चा में रहा है अभी हाल फिलहाल, सब धोखाधड़ी। अब पता नहीं, मेरे मन में एक सवाल उठता है कि इस वोटिंग के बाद भी मुझे ये सुनने को ना मिले कि कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए ने खेला कर दिया। तो हो सकता है ना, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो चलेगी, क्रॉस वोटिंग चलेगी ही, लेकिन अब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपना भी एक पक्ष बना रही है, लोग उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भी जो नेता है वो जो खड़े हुए हैं उनको भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए का जो गठबंधन दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो सुबह से रिपोर्टर्स हमको अपडेट कर रहे हैं उनके मुताबिक, कांग्रेस से सवाल जरूर खड़ा करेगी कि ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे हुआ। देखिए सुबह से ही हम देख रहे हैं जितनी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं अब तो, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले किस कदर जो ये जितने भी दोनों उम्मीदवार हैं मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, एक वो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था भी रख रहे हैं। दोनों कर्नाटक से आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो ये गेम प्लान है दोनों की तरफ से, स्ट्रैटेजीज काफी मजबूत तरीके से सामने रखी गई हैं। हमने देखा कि कैसे केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पे तमाम जितने नेता थे वो सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे, और यहाँ तक कि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उन्होंने अपने सांसदों के लिए एक मॉक वोटिंग ड्रिल भी करवाया कि आप कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दें। तो ये स्ट्रैटेजीज है जिस पर तमाम पार्टियां हैं वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें ये जो वोटिंग है ये शाम 5 बजे तक चलेगी, उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 साढ़े 8 बजे तक जो नए उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम भी सामने आ जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि जब वोटिंग की जाएगी कोई ऐसा ना हो कि उसमें भी खेला हो जाए और क्रॉस वोटिंग के कुछ अलग ही आंकड़े सामने निकल कर आए। कुछ और अपडेट्स के साथ इसी चुनावों पर मैं मोनिका सिंह इन खबर के साथ जुड़ती रहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।